नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं हम लोगों के साथ, जिससे हम लोग को भी एक नई ऊर्जा आप लोग को पढ़ाने के लिए रोज़ मिलती है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हमने राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया, उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया, और अब जो देश का मेन प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में जो सारे आयाम थे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उन सभी पे चर्चा की। उपराष्ट्रपति के विषय में जितने भी आयाम थे, हम लोगों ने उन आयामों पे चर्चा की। मैंने कोई भी ऐसा एक लूप होल नहीं छोड़ा जो आपको एग्जाम में डिस्टर्ब करे, या कोई भी ऐसा सवाल उठे जो आपको एग्जाम में परेशान करे, आपको तंग करे। कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा। रही प्रैक्टिस की बात, सवालों की बात, क्वेश्चंस की बात, तो वो आपको जैसा पता है कि मैं टॉपिक खत्म करने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूं, एक क्विज करवाता हूं। तो अभी तक मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नहीं कराया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज जैसे ही प्रधानमंत्री टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा, मैं तीनों की एक कंबाइंड पीडीएफ आपको तैयार करके आपके जो प्रेप एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर, और दूसरी बात यूट्यूब पे मैं उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए उस क्विज के लिए। अपने नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो भी मैंने पढ़ाया है आगे आने वाली वीडियो में आप उसकी क्विज देने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आज हम लोग जो सारे आयाम बनेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उन पे हम चर्चा करेंगे। जो भी चीजें महत्वपूर्ण होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको ज्यादा नहीं 5 आर्टिकल्स इसमें पढ़ने हैं, तो उन 5 आर्टिकल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, आखिर ये प्रधानमंत्री होता कौन है, सबसे पहली बात हम इस बात पे चर्चा करेंगे। नियुक्ति इसके कैसे होती है, और इसको कैसे हटाया जा सकता है, या कौन हटा सकता है, या किसके आदेश पर यह कार्य करता है, या इसकी सलाह पर कौन कार्य करते हैं। तो इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात आपको बतानी बहुत जरूरी ध्यान आ गई मुझे। आपने वीडियो को शुरुआत में इंट्रो देखा होगा, तो आप लोग अपने सजेशंस प्लीज दीजिएगा कि वो इंट्रो कैसा था, आप लोग को पसंद आया तो हम अपनी आगे वाली वीडियो में भी वो इंट्रो लगाएंगे जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर। क्या? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यानी कि क्या? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कुछ विशेष उपबंध नहीं दिए गए हैं। आर्टिकल 75 की अगर आप बात करेंगे, तो आर्टिकल 75 बस इतनी सी बात कहता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल जो आपका 75 है, आर्टिकल 75 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 75 बस इतनी सी बात कहता है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वहीं जब हम आर्टिकल 74 को देखते हैं, तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन? प्रधानमंत्री होगा। तो बहुत सिंपल सी बात बोली गई है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में क्या कहा कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होगा वो कौन होगा? वही प्राइम मिनिस्टर होगा। तो आर्टिकल 74 मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत हुई होगी। आर्टिकल 74 जिस बात की चर्चा करता है बस इतनी सी है कि जो एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वो कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर है। बस इतनी सी बात कहता है। अब चलिए बात करते हैं विस्तृत रूप से कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बताया मैंने जब पिछली वीडियो में कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। आपको मैंने बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। कैसे? परोक्ष रूप से होता है। और परोक्ष रूप का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि परोक्ष रूप का मतलब क्या होता है। बस आप इतनी सी बात चुन लीजिए कि जो जनप्रतिनिधि हमारे द्वारा चुनने जाते हैं वो जो है क्या? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। मतलब हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। और अब अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री वो है, जैसे मान लीजिए कोई एक
पार्टी है। मैं थोड़ा आपको चीजों जो है एकदम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके बताऊंगा, आप बस समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई पार्टी है, हम अभी करंट की पार्टी की बात करते हैं, मान लीजिए बीजेपी, ठीक, बीजेपी है। अब बीजेपी में कितने, ये बीजेपी है, अब जब चुनाव होगा, बीजेपी है, सपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आपका कांग्रेस है। अब जब चुनाव हुआ तो इन पार्टियों में जिस पार्टी के पास में सबसे अधिक सीटें होंगी और उस पार्टी का जो हेड होगा, जो मुखिया होगा, या जिस दल का जो नेता होगा, उसको राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उसको कौन, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। मान लीजिए अभी सरकार किसकी है, बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार अब आपको सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है इस देश में कि आपके प्रधानमंत्री इस टाइम कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की नियुक्ति आखिर कैसे हुई? नरेंद्र मोदी की नियुक्ति अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं समझ लीजिए प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसकी पद की नियुक्ति की बात करूं तो आप बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि बहुमत दल के नेता को कौन, राष्ट्रपति जो होता है वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इतनी सी बात आप बस समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, यहां पर थोड़ा सा गला खराब है तो आप लोग उसके लिए थोड़ा इग्नोर करिएगा चीजों को। तो अगर मैं बात करूं यहां पे कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करेगा किसी को भी प्रधानमंत्री चुनने में। अब स्वविवेक से मतलब आप यह मत समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उठाकर प्रधानमंत्री बना देगा, नहीं, यह तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो दल बहुमत में होगा। ठीक, अब मान लीजिए किसी भी दल के पास में जो एक निश्चित बहुमत है वह किसी दल के पास नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, गठबंधन वाले दल को, अब ये गठबंधन आप समझ गए होंगे, गठबंधन क्या मतलब होता है, अलायंस। अब अगर आप इस बात से भी नहीं समझे, गठबंधन और अलायंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दो पार्टियां मर्ज हो गई, ठीक, तो ये क्या हो गया, अलायंस। तो गठबंधन वाले दल को क्या करेगा, गठबंधन के दल में एक नेता होगा, उस नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। और क्या कहेगा, क्या कि 1 माह के भीतर, बहुत ही ध्यान रखिएगा बात ये जो मैं बोल रहा हूं, 1 मंथ के भीतर क्या, अपना क्या बहुमत साबित करने का वक्त देगा कि 1 माह के भीतर आप अपना संसद में क्या बहुमत साबित करिए। ये 1 माह की इनको क्या अवधि मिल जाएगी अपना बहुमत साबित करने के लिए, ठीक। और एक कंडीशन यहां पर और आती है, पहली बात तो हो गई कि बहुमत दल के नेता को क्या प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरी बात मैंने क्या कह दी कि अगर कोई भी दल जो है वो बहुमत में नहीं है या निश्चित बहुमत किसी भी दल को प्राप्त नहीं है और कोई 2 दल मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, तो गठबंधन का जो दल होगा, जो उसका नेता होगा, उसको कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अब यहां पर तीसरी बात आती है, पहली बात हो गई ये, दूसरी बात हो गई ये, तीसरी बात यहां पर अगर हम बात करें, तीसरी बात क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री, अभी मान लीजिए कि प्रेजेंट में कोई प्रधानमंत्री है, उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, मैं यहां पर अभी आपको पुराने कुछ केसेस भी बताऊंगा इसके बारे में। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर उस दल के या उस दल के नेताओं द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को या मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। और दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री की थोड़ी सी, अगर मैं यहां पर शक्तियों को जोड़ने की बात करूं, अगर कोई प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, संपूर्ण मंत्रिमंडल क्या होगा, विघटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप ये बात भी यहां पर ध्यान रखिए। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो जब ये मैंने बताया कि 1 माह का समय देगा गठबंधन की सरकार को, तो आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक राष्ट्रपति हुई थी, कौन, नीलम संजीवन रेड्डी, ये निर्विरोध राष्ट्रपति थी पहली, कौन, एनएस रेड्डी। इनकी बात मैंने आपसे एक वीडियो में की थी, इनके बारे में एक बात की थी मैंने वीडियो में। तो आप एक चीज देखिएगा
मैं अगर यहां पर थोड़ा सा पुराना जोड़ने की कोशिश करूं तो 1979 का एक केस देखिएगा। मोरारी जी देसाई की सरकार थी, किसकी? मोरारी जी देसाई की सरकार थी 1979 में, 1979 में। और मोरारी जी देसाई की जो सरकार थी जनता दल क्या हुआ कि इस सरकार का पतन हो गया, इस सरकार का पतन हो गया, विघटन हो गया, ये सरकार टूट गई। और ये सरकार में क्या हुआ कि ये जो पार्टी थी वो बहुमत दल से नीचे आ गई। फिर क्या हुआ, इस स्थिति में क्या करेगा राष्ट्रपति? क्या कर सकता है कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देगा। जब आप अपना विश्वास खो देंगे संसद में, तो राष्ट्रपति या तो अगर आप प्रधानमंत्री हैं, अगर आपने बहुमत खो दिया है, या तो आप त्यागपत्र दे दीजिए। दूसरी बात यह होगी कि अगर आप त्यागपत्र नहीं देते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की यह शक्ति होगी कि वह आपको बर्खास्त कर सकता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नीलम संजीवन रेड्डी कौन थी? प्रेसिडेंट थी उस टाइम पे। यहां पे हम बात कर रहे थे एनएस रेड्डी कौन थी? उस टाइम प्रेसिडेंट थी। 1979 में जनता दल की सरकार थी, मोरारी जी देसाई की सरकार का पतन होता है। उसके बाद में चरण सिंह की गठबंधन वाली सरकार आती है। किसकी? चरण सिंह की। देखिए दोस्तों, चरण सिंह जो इनको किसानों का नेता कहा जाता था, आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी भी कुछ भी सवाल बन सकता है। आप ये तो सोच ही दीजिए कि किस टाइप का सवाल आजकल समय में नहीं बन सकता है। अभी आपने लोअर पीसीएस का एक पेपर देखा, एक क्वेश्चन मैंने उसमें देखा। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि नवरात्रि पूजन में कि किस दिन क्या है कि सरस्वती की पूजा की जाती है। किस राज्य में नवरात्रि जो पूजन होता है, किस राज्य में उस पूजन के दौरान सरस्वती की पूजा की जाती है? तो अब उसका आंसर शायद केरल था। लेकिन आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है सवाल एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चरण सिंह की सरकार, ठीक है, गठबंधन की नेता थी। और फिर क्या हुआ कि चरण सिंह सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया और चरण सिंह को क्या, जो नीलम संजीवन रेड्डी थी, इन्होंने क्या प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। तो आप ये चीज देख लिए कि अगर कोई पार्टी जो बहुमत में है और संसद में अपना बहुमत खो देती है तो क्या होगा? उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देगा। लेकिन बर्खास्त सिर्फ उस स्थिति में करेगा जो पतन वाली सरकार अगर अपना त्यागपत्र ना दे। अगर हम यहां पर बात करें, ठीक, यहां पर बात करें कि अब एक केस आपको एक याद होगा, 1984 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। देश का बड़ा नुकसान हुआ। आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए क्या किया। आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, 1984 की बात है, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। अब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में उस टाइम राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, जैल सिंह कौन थे? प्रेसिडेंट थे उस टाइम। जैल सिंह प्रेसिडेंट थे। और अब बताइए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या हो गई तो उसके बाद में प्रेसिडेंट का जो पावर था वो तो यूज होना ही था। आप लोग को ये बात तो मैंने बता दी कि उसका पावर था वो यूज होना था। अब वो क्या करेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसपे मंत्रिपरिषद का या संसद का विश्वास हो, उस व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो ज्ञानी जैल सिंह ने किसको नियुक्त कर दिया? राष्ट्रपति, ठीक है, राजीव गांधी को यहां पर किसको? राजीव गांधी को क्या राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक, अब फिर क्या हुआ ये, क्योंकि आपको पता है कि ये, अब अगर हम इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं तो हम मतलब कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। तो तब तक फिर क्या हुआ, उसके बाद में जब इनको राजीव गांधी को यानी जैल सिंह ने क्या जब प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस की सर्वसम्मत से इनको अपना नेता मान लिया गया और ये फिर आगे जो है कार्य करते रहे प्रधानमंत्री के पद पर। और अगर हम यहां पर एक चीज और डिस्कस करें तो जो ये प्रधानमंत्री का पद होता है, प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के लिए प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब प्रसाद पर्यंत से आप मतलब समझ गए होंगे कि जब तक राष्ट्रपति चाहे। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जब चाहे तब हटा सकता है ना, बिल्कुल नहीं। आप यहां पे भूल कर जाओगे कि प्रसाद पर्यंत पद तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी प्रधानमंत्री को जब उस
चाहे तब नहीं हटा सकता। आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। कब हटा सकता है? कब हटा सकता है? जब उसके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आए और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उस स्थिति में क्या राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को हटा सकता है। यह बात आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको सवाल यहां पर यह उठना चाहिए कि क्या आप लोगों ने, आपको मैंने बहुत सारी चीजें यहां पर डिस्कस की, आप एक सवाल यहां पर यह पूछ सकते थे कि सर क्या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई किसी दल का नेता जिसको निश्चित बहुमत ना प्राप्त हो, क्या उसको भी राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है? क्या नियुक्त कर सकता है? तो हां बिल्कुल, मैंने जब यह वाली कंडीशन आपको बताई कि उसको नियुक्त कर सकता है, तो 1 माह के भीतर, ठीक, क्या उसको अपना क्या बहुमत साबित करना होगा संसद में, बहुमत साबित करना होगा संसद में, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब अगर हम यही वाली बात करें तो इसमें कई सारी सरकारें ऐसी बनी जो 1 माह के बाद अपना बहुमत साबित कर पाई, या जो दी हुई अवधि थी उसके बाद जैसे अपना बहुमत साबित कर पाई। उसमें चरण सिंह की भी सरकार थी, वीपी सिंह की भी सरकार थी, चंद्रशेखर 1990 में जो सरकार बनी थी वो भी सरकार थी, और पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी 1993 में जो बनी थी वो भी इसी प्रकार से सरकार जो है सत्ता में आई थी। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। यहां पर अगर हम बात करें तो 1997 में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, और दिल्ली उच्च न्यायालय उस फैसले में क्या कहता है, चलिए हम उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर दूं और एक जरा सा सांस ले लूं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हमारा भी गला सूख जाता है। और दोस्तों आप लोग का सपोर्ट थोड़ा सा कम सा मुझे लग रहा है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दिया करिए। आप अगर वीडियो शुरू कर चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी ना आपको चीजें क्लियर होंगी। अब जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बाबू, बच्चा, सोना, जो भी हो तुम, छोटे बड़े, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि मैं अगर यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी भी कुछ मंशा है, और अगर आप लोग कैमरे के उस साइड अगर वीडियो के सामने देख कर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी भी जरूर ही कुछ मंशा होगी। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना तो करना बनता है यार। क्या कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, कुछ जेब से नहीं चला जाएगा। सब्सक्राइब करके चैनल को, लाइक करके वीडियो को, कुछ जेब से नहीं चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 1997 में जो उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया वो ये कहा कि किसी भी सदन का सदस्य, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो क्या वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। इस बात पे चर्चा की किसने? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। कब? 1997 में, 1997 में। और कहा क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का, अब सदन कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, आपको बहुत बार बताया है, फिर से बता देता हूं। एक लोकसभा और राज्यसभा, इसको अपर बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, और इसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक। तो कहा क्या कि कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्या वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? तो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां बिल्कुल नियुक्त हो सकता है, लेकिन क्या 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन में क्या सदस्यता लेनी होगी, किसी एक सदन में सदस्यता लेनी होगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है क्या डिस्कस की। अब आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए आप, अगर मैं यहां पे उदाहरण की बात करूं कि ऐसा कब हुआ, तो इंदिरा गांधी जी ने भी ऐसे ही किया कि बाद में जो है लोअर हाउस से ही ये लोग आए थे। मनमोहन सिंह भी एक बार जो है लोअर हाउस से आए थे, ठीक है। ये लोग पहले किसी क्या सदन के सदस्य नहीं थे, उसके बाद में इन लोग को चुना गया, ठीक। तो कौन? मनमोहन सिंह भी आए थे, आपके मनमोहन सिंह जी भी आए थे, भूलिएगा मत। बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट देश ने खो दिया है, आप वो चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मनमोहन सिंह जी भी आए थे। तो चलिए ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों ने यहां तक बात जान ली। अब थोड़ा सा हम अगर आगे बात करें तो आपको मैंने बताया, अगर हम यहां पर प्रधानमंत्री की शपथ की बात करें, अगर उसके कार्यावधि की बात करें और वेतन भत्ते की बात करें, तो
आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रधानमंत्री को अलग से स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वेतन भत्ते की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री को वही वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो किसी संसद के सदस्य को दिए जाते हैं। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं, संसद का ही सदस्य होता है। बस क्या, वो क्योंकि बहुमत दल का नेता होता है, इस वजह से उसको क्या मंत्रिपरिषद का हेड बना दिया जाता है। और मंत्रिपरिषद का हेड ही कौन होता है? आपको मैंने बताया, मंत्रिपरिषद का हेड जो होता वही आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अब आर्टिकल हमने 74 की भी बात कर ली, 75 की भी बात कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल सर 76 पढ़ाएंगे, तो हम आर्टिकल 76 नहीं पढ़ाएंगे। आर्टिकल 76 कौन सा है? आर्टिकल 76 की अगर मैं थोड़ी सी यहां पे बीच में एक गंदा सा टॉपिक ला रहा हूं, तो वो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का न्यायवादी। ठीक, तो इस टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस जरूर ही करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि सर इसको छोड़ देंगे। ये भारत का महान्यायवादी एक पूरा टॉपिक है, एक पूरी वीडियो आएगी इस पे जब भी आएगी। तो हालांकि अभी हम लोग डिस्कस किस पे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री पे। तो चलिए प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आखिर प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेता है? तो प्रधानमंत्री क्या कहता है? प्रधानमंत्री शपथ क्या होती है कि प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान में अपनी सच्ची श्रद्धा रखूंगा, लोगों के बीच में देश द्वेष भाव नहीं रखूंगा, इस और राष्ट्र के कल्याण की शपथ लेता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो राष्ट्रपति अपनी प्रधानमंत्री अपनी शपथ में कहता है। और एक सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है। अब आप गोपनीयता से मतलब ढूंढ के मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ आखिर क्या होती है। कुछ काम हम करें, कुछ काम आप करो, 90 हम करें, 10 आप करो, सब 100% कंप्लीट कर लेंगे हम लोग चीजों को, कोई भी लूप होल्स नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल के बारे में हमने बताया। वैसे तो अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है। क्या राष्ट्रपति उसे जब चाहे तब निकाल सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तभी निकाल सकता है जब वो अपना बहुमत खो दे या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और संसद में पास हो जाए। ठीक है, उसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, या अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र स्वेच्छा से प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में कुछ नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे अब इसमें बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री की अगर हम शक्तियों की बात करें तो अगर हम सबसे पहले देखें कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सी शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में बहुत ही ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। ठीक है, वीडियो के दौरान नो बाबू, नो सोना, नो कुच्चू कुच्चू मुच्चू कुछ नहीं, बस पढ़ाई मतलब पढ़ाई। देखिए एक चीज, एक जीवन का लक्ष्य एक चीज बना लीजिए कि जब हम पढ़ेंगे तब हम बात नहीं करेंगे गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से या कहीं भी। एक टारगेट होना चाहिए कि उस टारगेट के दौरान हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। ठीक, पहला लक्ष्य आपका यही है कि आपको पढ़ना है। आप एक चीज समझने की छोटी सी कोशिश करिए। आपकी एज अगर मुझसे छोटे होंगे तो आपकी एज वही लगभग 24 या 25 के बीच में लाई करती होगी। अगर आप मुझसे बड़े होंगे तो आप 28, 29, 30 में लाई करते होंगे। तो 28, 29, 30 वालों को मेरी कोई सलाह नहीं, वो आप खुद सलाह देने लायक हो गए होंगे। लेकिन जो 28 के नीचे लाई करते हैं उनको एक छोटी सी सलाह दे दूं कि बाबू, मेरे भाई छोटे बड़े, आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जो जिंदगी के 25 साल हैं, जो जिंदगी के 25 साल हैं और 25 में से 22 पढ़ने में निकल गए, अगर आपने 3 साल आपको तैयारी के लिए मिले, 3 साल बाबू अगर तैयारी के लिए मिले और 3 में से अगर आपने 1.5 साल अपनी तैयारी को ढंग से दे दिया तो आप जरूर ही कोई ना कोई एग्जाम निकाल लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। हालांकि बात यहाँ पर हम सरकार की कुछ नीतियों की नहीं करेंगे जहाँ पर कुछ टैलेंटेड लोगों के टैलेंट को दबा दिया जाता है, जहाँ नौकरी कर पाने वाले लोगों के लिए नौकरी ही नहीं निकाली जाती है, जहाँ देश में बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया कि बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही। तो हर जगह बच्चे भी गलत नहीं है, ठीक है, और हर जगह सरकार भी गलत नहीं है। तो जो भी नौकरियां आ रही हैं आप उनके लिए फाइट करिए। अगर आप एसएससी दे रहे थे, अभी तक एसएससी में नहीं आ रही, तो आप पीसीएस के लिए बढ़ जाइए। पीसीएस दे के देखिए एक बार, क्या पता आप वहां उससे अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों बस चलना है, आप चलते रहिए, मंजिल मिलेगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। तो आप, हमारा काम क्या, बस चलना है, मंजिल मिल गई तो ठीक, नहीं तो अच्छे मुसाफिर तो हम बन ही जाएंगे। ठीक, तो मंत्रिपरिषद के संबंध में अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यों की बात करें तो मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या करें,
ठीक है, अब क्या कहता है, प्रधानमंत्री क्या करता है कि राष्ट्रपति से सिफारिश करता है मंत्रिपरिषद में अपने दल के नेताओं को चुनने के लिए। ठीक, पहली बात क्या, राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा किस बात की, सिफारिश करेगा किस बात की, कि उसके दल के लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की, या राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करेगा। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को उठाकर सीधे मंत्री भी नहीं बनाया जाता। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री जब उसकी सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा, तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। और वह मंत्री जब ऐसे ही करके कई सारे विभागों के कई सारे मंत्री नियुक्त होंगे, तो वह एक मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे, और वही मंत्री परिषद क्या करेगी, विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति को क्या सलाह देगी। और हां, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि राष्ट्रपति को दी गई मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति क्या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसकी भी अभी मैं आगे और थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा इसके बारे में। ठीक है, अब क्या, पहली बात तो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि कौन से व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा। दूसरी बात क्या, मंत्रियों को विभागों का आवंटन करेगा। ठीक, तीसरी बात की अगर हम बात करें, तीसरी बात करें तो वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि किसी मंत्री को त्यागपत्र दिलाने की या उसे बर्खास्त करने की, त्यागपत्र दिलाने की या बर्खास्त करने की, किससे, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसमें बात करें क्या करता है मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो मोदी जी वहां जरूर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करता है, मोदी जी ही करते हैं, यानी कि कौन, प्रधानमंत्री करता है। ठीक, प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई मंत्रिपरिषद के संबंध में। अगर हम आगे बात करें इसमें, अगर हम बात करें संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखें, अगर संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखें तो कुल दो बातें हैं जिन पे हमको चर्चा करनी है। पहली बात तो क्या हो जाएगी, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए क्या करता है, सत्रावाहन करने के संबंध में परामर्श देता है। ठीक, पहली बात तो क्या, संसद सत्र आहूत करने की परामर्श, संसद सत्र आहूत करने की परामर्श किसको देता है, राष्ट्रपति को। यह संसद के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां संसद के संबंध में। ठीक, दूसरी बात, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश किससे कर सकता है, राष्ट्रपति से कर सकता है। किससे, राष्ट्रपति से। लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन पर हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी प्रधानमंत्री के विषय में, ठीक, तो उन बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। और आपको एक बहुत ही मेजर थिंग बता दूं जो आजकल वनडे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका जो नीति आयोग होता है, अंतरराज्यीय परिषद होती है, राज्य परिषद होती है, इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं देखिए मोटा मोटा एकदम बता दूं, योजना आयोग जो पहले था, जो अब नीति आयोग बन गया, उसका अध्यक्ष कौन होता है आपका, वो भी प्रधानमंत्री होता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो केंद्र सरकार होती है उसका जो मुख्य प्रवक्ता होता है वो भी कौन? प्रधानमंत्री ही आपका होता है। वो भी कौन? प्रधानमंत्री ही आपका होता है। ठीक है। और तीसरी बात की अगर हम बात करें कि आपातकालीन के दौरान क्या अपने राजनीतिक स्तर से अपना आपदा प्रबंधन के कार्य भी करे, प्रधानमंत्री कार्य भी करेगा, आपदा प्रबंधन के भी कार्य करेगा। ठीक, तो ये सब आप लोगों को चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण थी इस विषय में जानने के लिए, आप एक चीज जो मुझे बहुत शुरुआत में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी वो ये थी क्या कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख से मतलब समझिए, बस राष्ट्रपति क्या, देखिए 2 पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं। राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख। ठीक, या कह सकते हैं इसको राज्य का प्रमुख, राज्यों का प्रमुख। और इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव। राइटिंग मेरी इंग्लिश की थोड़ी गंदी है तो आप लोग थोड़ा अवॉइड करिएगा। और दूसरी बात, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वह कौन? सरकार का प्रमुख होता है। देखिए शक्ति के मामले में अगर हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अमेरिका या यूएस के रिस्पेक्ट में कहते हैं कि राष्ट्रपति, अगर शक्तियों की बात की जाए तो हमारे देश में राष्ट्रपति के मुकाबले कौन? प्रधानमंत्री ज्यादा जो है शक्तिशाली है। ठीक है, ना कि राष्ट्रपति। तो इसको क्या कहते हैं? डी ज्यूर क्या बोलते हैं? डी फैक्टो, माफ कीजिएगा, इसको बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 2 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, वो बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बतानी रह जाती है कि ऐसे कितने व्यक्ति हुए जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में क्या प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए। ठीक, तो आपको पहला नाम तो यही मिल जाएगा, आपके जो मोदी जी हैं, नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी। ये भी पहले क्या गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में क्या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, मोरारी जी देसाई आपके, चरण सिंह, वीपी गिरी, तो ये सब लोग क्या पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में फिर क्या ये लोग प्रधानमंत्री नियुक्त किए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में, शक्तियों के बारे में, और उसी के साथ में हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की जो आप लोग अभी तक ना समझ पाए हो कि प्रधानमंत्री के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों की भी हम लोगों ने बात की। इस विषय को थोड़ा सा हम और आगे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के संबंध, प्रधानमंत्री के संबंध में या राज्यपाल के संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं या इनका किस प्रकार से एक दूसरे से कंट्रास्ट होता है या मेल होता है, इन सब चीजों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज की वीडियो जो प्रधानमंत्री का टॉपिक था वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसमें और आगे कोई वीडियो प्रधानमंत्री की नहीं आएगी। तो हम लोगों ने इसकी बात कर ली इसमें। ठीक है, तो दोस्तों बस आपको करना क्या है कि आप बने रहिए वीडियो पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमारी मोटिवेशन का दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी अगर आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, जो भी आपको पढ़ा रहा है मेहनत करके, तो उसकी बस इतनी सी मंशा होती है कि आप कम से कम पढ़ने वाले लोग ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वो बात पहुंचा पाए, अपने ज्ञान को और विस्तारित कर पाएँ। तो हमारा बस एक ही मोटो है कि हम अपने ज्ञान को और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित कर पाएँ, और उसका माध्यम सिर्फ आप लोग हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे, अपने सजेशंस देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम उतना ही मोटिवेट होंगे और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी के साथ में आपको चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि अभी आनंद सर की आप लोगों ने दो वीडियो देखी हैं, तो अभी क्या होता है ना कि जो ऑफलाइन टीचर होते हैं, क्योंकि हमने तो सीधे पढ़ाना ऑनलाइन ही शुरू किया,
जो ऑफलाइन टीचर होते हैं उनको जब पहली बार कैमरा फेस करना पड़ता है तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, और पहली बार मुझे भी बहुत हेजिटेशन हुई थी जब मैंने कैमरा फेस किया था। तो वो हेजिटेशन क्या, थोड़े दिन बाद जब 2-4 दिन 10 दिन बीत जाते हैं तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। हम लोग ये इमेजिन फिर कर लेते हैं, जैसे मैं अभी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने बस कैमरा है, मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीडियो के उस साइड मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं। तो मैं ये मान के चलाता हूँ जिस दिन सब लोग ये बात समझ जाएंगे उस दिन सबकी एजिटेशन खत्म हो जाएगी और आपको चीज़ें अच्छे से डिलीवर हो पाएंगी। और यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ किसी की, बट हाँ उतना नॉलेज सबके पास है कि आपको आपकी सफलता दिला पाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।